क्या आप जानते हैं कि हम पुरुष कहलाने से पहले एक इंसान होते हैं? क्या मर्दानगी का मतलब केवल ताकत, सफलता और नियंत्रण है? क्या पुरुष भी समाज के बनाए हुए जाल में फंसे हुए हैं, बिना जाने, बिना समझे? नमस्कार, स्वागत है आपका बुक रिकैप्स में, जहां हम किताबों के जरिए अपने भीतर की यात्रा करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ओशो की एक गहरी, चौंकाने वाली और चेतना जगाने वाली किताब द बुक ऑफ मैन की। ये किताब सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, ये मर्दानगी की मानसिक कैद से आज़ादी की एक पुकार है। तो चलिए समझते हैं कि ओशो पुरुष की परिभाषा को कैसे तोड़ते हैं और एक नए जिंदा इंसान की कल्पना हमारे सामने रखते हैं। अध्याय 1। पुरुष पैदा नहीं होता, गढ़ा जाता है। मर्दानगी की सामाजिक घुट्टी। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है, वह एक निष्पाप चेतना के रूप में जन्म लेता है। उस चेतना में न कोई स्त्री होती है, न पुरुष, वह केवल जीवन की संभावना होती है। लेकिन समाज को वह नहीं चाहिए जो सहज हो, प्राकृतिक हो और स्वतंत्र हो। समाज को चाहिए एक ऐसा मानव जिसे वह चला सके, नियंत्रित कर सके और अपने ढांचे में फिट कर सके। इसी प्रक्रिया में जन्म लेता है वह निर्माण, जिसे ओशो कहते हैं द मैन मेड मैन। ओशो इस अध्याय में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, एक आदमी पैदा नहीं होता, वह समाज द्वारा बनाया जाता है। यानी पुरुष होना कोई प्राकृतिक अवस्था नहीं है, बल्कि एक सामाजिक परियोजना है, और इसी परियोजना में व्यक्ति का सबसे गहरा शोषण होता है। ये शोषण दिखने में बहुत साधारण लगता है। एक लड़का पैदा होता है तो उसे नीले कपड़े पहनाए जाते हैं, बंदूकें और कारें उपहार में दी जाती हैं, और उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह सख्त बने, कभी न रोए, भावनाओं को दबा कर रखे। जब वही बच्चा भावुक होता है, सहमा होता है या रोता है, तो उससे कहा जाता है मर्द बनो। ये शब्द 3 अक्षरों का नहीं, 3 टनों का बोझ है, जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों के पुरुषों को भीतर से कुचल दिया है। ओशो कहते हैं कि यह जो मर्द बनो की परंपरा है, वह दरअसल पुरुष की आत्मा को मारने का नाम है। वह उसे एक मुखौटा पहनने पर मजबूर करती है, जिसमें न तो वह खुलकर हंस सकता है, न रो सकता है, न प्रेम कर सकता है। समाज ने पुरुष के चारों ओर एक सांचे बना दिए हैं, पिता का, पति का, योद्धा का, कामयाब व्यक्ति का। इन भूमिकाओं में जो पुरुष ठहरता नहीं, वह समाज की दृष्टि में अधूरा या असफल बन जाता है। ओशो इस कंडीशनिंग की परतों को गहराई से देखते हैं और बताते हैं कि कैसे परिवार, धर्म, शिक्षा प्रणाली और राष्ट्र पुरुष को एक मशीन की तरह ढालते हैं, जिसका काम है आज्ञा पालन करना, उत्पादन करना और अपनी भावनाओं को छिपाकर केवल उपयोगी बनना। जब एक बच्चा पेंटिंग में रुचि लेता है, तो उससे कहा जाता है कि यह लड़कियों का काम है। जब वह करुणा प्रकट करता है, तो उसे कमजोर कहा जाता है। इस तरह धीरे धीरे उसके भीतर का कोमल, रचनात्मक और जीवंत हिस्सा दबा दिया जाता है, और उसे यह विश्वास दिला दिया जाता है कि जो तुम वास्तव में हो वह स्वीकार्य नहीं है। ओशो मानते हैं कि धर्म ने भी पुरुष की चेतना को गहराई से घायल किया है। लगभग हर धर्म पुरुष को अपराध बोध में जीना सिखाता है। उसे बताया जाता है कि उसका शरीर पाप का स्रोत है, उसकी कामनाएं शैतान की उपज है और उसकी इच्छाएं पतन की ओर ले जाती हैं। इस तरह वह अपने ही शरीर, अपने ही अस्तित्व के खिलाफ एक अजीब संघर्ष में उलझ जाता है। वह बाहर से तो शक्तिशाली दिखता है, पर भीतर से टूटा हुआ होता है। एक ऐसा टूटा हुआ पुरुष जो अपने भीतर के घावों को कभी छू नहीं पाता, जो कभी यह स्वीकार नहीं कर पाता कि उसे भी प्रेम चाहिए, उसे भी सुरक्षा की इच्छा है, और वह भी थक जाता है। यह पूरी प्रक्रिया इतनी सामान्य और सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत होती है कि पुरुष कभी इस पर सवाल ही नहीं करता। उसे लगता है कि यही सही है, यही मर्दानगी है। लेकिन ओशो इस मान्यता को तोड़ते हैं। वे कहते हैं कि जब तक पुरुष खुद को मर्दानगी के सामाजिक बंधनों से मुक्त नहीं करेगा, तब तक वह कभी अपने मूल स्वरूप को जान ही नहीं सकता। और जब तक पुरुष खुद आज़ाद नहीं होगा, तब तक मानवता भी पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि पुरुष ने अपने साथ साथ स्त्री को भी एक भूमिका में बांध रखा है। ओशो ये नहीं कह रहे कि मर्दानगी गलत है या स्त्रीत्व श्रेष्ठ है। वे केवल इतना कह रहे हैं कि जब तक पुरुष को यह भ्रम रहेगा कि जो वह है वही उसका स्वभाव है, वह एक नकली पहचान में जीता रहेगा। वे पुरुष से कहते हैं, रुको, अपने भीतर झांको और पूछो, क्या मैं वह हूं जो मैं वास्तव में हूं?
या मैं केवल समाज का बनाया गया एक संस्करण हूँ? ये सवाल इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है, लेकिन यही सवाल मुक्ति का पहला कदम बन सकता है। इस अध्याय के अंत में ओशो हमें इस सत्य से सामना कराते हैं कि पुरुष की आत्मा की हत्या एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की तरह हुई है और अब समय आ गया है कि पुरुष उस हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराए भीतर की अदालत में। यह रिपोर्ट शिकायत नहीं है, ये एक आह्वान है अपने भीतर के असली पुरुष को जगाने का, जो भावनात्मक रूप से जीवित है, संवेदनशील है और स्वतंत्र है। अगर अब तक की आपकी मर्दानगी केवल दूसरों की अपेक्षाओं का समुच्चय थी, तो क्या अब समय आ गया है कि आप उस पुरुष से मिलें जो आपके भीतर गहराई में आज भी जीवित है लेकिन चुप है? वह पुरुष जो रो सकता है, प्रेम कर सकता है और फिर भी पूरी ताकत के साथ खड़ा हो सकता है। तो फिर असली पुरुष कौन है? ओशो अगले अध्याय में हमें ले चलते हैं इसी प्रश्न की खोज में। कौन है मुक्त मनुष्य? जहां शुरू होता है मुक्ति की यात्रा, बाहरी मुखौटों से भीतर की सच्चाई तक। अध्याय 2, मुक्त पुरुष कौन है? चेतना की क्रांति की शुरुआत। जब हम मुक्ति शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारी कल्पना किसी सन्यासी की तस्वीर से भर जाती है जो जंगलों में अकेला बैठा है, ध्यान में लीन है, संसार से विरक्त है। लेकिन ओशो की मुक्ति इससे बिल्कुल भिन्न है। ओशो के अनुसार मुक्त पुरुष वह है जो संसार में रहते हुए भी उससे बंधा नहीं है, जो संबंधों में रहते हुए भी स्वाभाविक है और जो बाहरी शोर के बीच भी अपने भीतर के मौन को पहचान चुका है। इस अध्याय में ओशो हमें दिखाते हैं कि कैसे एक सच्चा पुरुष, एक जागरूक पुरुष अपने भीतर की गुलामी को पहचान कर ही मुक्त हो सकता है। मुक्त पुरुष वह नहीं होता जो समाज के विरुद्ध क्रोध में खड़ा हो, बल्कि वह होता है जो समाज की शर्तों से परे चला गया हो। ओशो कहते हैं, फ्रीडम इज नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, इट इज अबव एवरीथिंग। एक सच्चा पुरुष समाज के नियमों को अंधे होकर नहीं मानता। वह उन्हें देखता है, समझता है और फिर चुनता है कि किसे अपनाना है और किसे त्यागना है। उसमें चयन की स्वतंत्रता होती है। यह स्वतंत्रता केवल बाहर की नहीं, भीतर की होती है, विचारों की, मान्यताओं की और इच्छाओं की। ओशो के अनुसार पुरुष जब तक दूसरों की अपेक्षाओं से अपनी पहचान बनाता है, वह गुलाम है। वह गुलाम है अपने पिता के सपनों का, अपने धर्म की मर्यादाओं का, अपने समाज की इज्जत का। वह हर समय किसी की स्वीकृति के लिए दौड़ता रहता है, बॉस की, पत्नी की, माँ बाप की, दोस्तों की। उसका हर निर्णय यह सोचकर लिया जाता है कि लोग क्या कहेंगे, और यही लोग उसका सबसे बड़ा जेल बन जाते हैं। मुक्त पुरुष इस जेल की दीवारों को देख चुका होता है। वह जान चुका होता है कि ये दीवारें वास्तविक नहीं हैं, ये केवल मन में बनी धारणाएं हैं, और वह धारणाओं को तोड़ देता है बिना शोर किए, बिना हिंसा के, केवल जागरूक होकर। इस अध्याय में ओशो बार बार अवेयरनेस या सजगता की बात करते हैं। वे कहते हैं कि सजग व्यक्ति की पहचान ये नहीं होती कि वह क्या कर रहा है, बल्कि ये होती है कि वह जो कुछ कर रहा है वह उसे पूरी चेतना के साथ कर रहा है या नहीं। मुक्त पुरुष कुछ विशेष नहीं करता, वह सामान्य कार्यों में भी इतना सजीव होता है कि हर क्षण उसकी उपस्थिति एक क्रांति बन जाती है। वह खाता है तो ध्यान से, वह प्रेम करता है तो पूर्ण रूप से, वह संवाद करता है तो गहराई से। वह कोई भूमिका नहीं निभाता, वह वही होता है जो वह है। ओशो के अनुसार एक बड़ा भ्रम यह भी है कि मुक्त पुरुष कामनाओं से मुक्त होता है। नहीं, वह कामनाओं को दबाता नहीं, बल्कि उन्हें समझता है, उनका पर्यवेक्षण करता है। वह सेक्स से भागता नहीं, बल्कि उसमें एक आध्यात्मिक ऊर्जा को पहचानता है। वह प्रेम को केवल संबंधों तक सीमित नहीं करता, बल्कि उसे अस्तित्व के साथ एक मिलन की तरह अनुभव करता है। यह समझ ही उसे आत्म संयम नहीं, स्वाभाविक संतुलन देती है। उसकी स्वतंत्रता कोई व्रत नहीं, बल्कि समझ से उपजी सहजता होती है। मुक्त पुरुष सत्ता की इच्छा से भी मुक्त होता है। ओशो कहते हैं कि अधिकतर पुरुष केवल इसलिए महान बनने की दौड़ में भागते हैं क्योंकि वे अपने भीतर की कमजोरी से भागना चाहते हैं। वे पद, प्रतिष्ठा और शक्ति से अपनी खोखली आत्मा को भरना चाहते हैं। लेकिन मुक्त पुरुष किसी को जीतना नहीं चाहता, न स्त्री को, न समाज को, न स्वयं को। वह केवल जीता है पूरी चेतना के साथ। यही उसकी जीत है। ओशो यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि मुक्त पुरुष को स्त्री से डर नहीं लगता।
क्योंकि जो पुरुष भीतर से असुरक्षित होता है वही स्त्री पर प्रभुत्व चाहता है, वही स्त्री को दबाता है, नियंत्रित करता है और अपने पुरुषत्व को बार बार साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन जो पुरुष मुक्त होता है वह स्त्री के साथ एक मित्र की तरह जुड़ता है, न उच्च न निम्न, केवल संभव में। वह स्त्री के सौंदर्य को, उसकी भावनात्मकता को, उसकी रहस्यमय ऊर्जा को एक सहयोगी की तरह स्वीकार करता है। यह अध्याय केवल स्वतंत्रता की बात नहीं करता, यह आंतरिक परिपक्वता की बात करता है। ओशो के लिए स्वतंत्रता का मतलब है वह क्षमता जिससे व्यक्ति अपने भीतर छुपे कंडीशनिंग को देख सके और उससे बाहर निकल सके। मुक्त पुरुष कोई आदर्श नहीं है, वह कोई कठोर नैतिक ढांचा नहीं है, वह तो एक बहती नदी है जो हर क्षण नई दिशा में चल सकती है, क्योंकि वह जड़ नहीं, चेतन है। यहाँ ओशो हमें एक चेतावनी भी देते हैं कि अगर पुरुष इस आंतरिक स्वतंत्रता की ओर नहीं बढ़ेगा तो उसका जीवन भले ही बाहरी रूप से भरा पूरा दिखे, लेकिन भीतर से वह हमेशा एक खोखली गूंज बना रहेगा। वह दूसरों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन खुद से कभी नहीं जुड़ पाएगा। वह पिता बन सकता है, पति बन सकता है, नेता बन सकता है, लेकिन वह कभी पुरुष नहीं बन पाएगा। क्या आपने कभी सचमुच महसूस किया है कि आपके सारे निर्णय रिश्तों में, करियर में, सेक्स में, धर्म में, वास्तव में आपके अपने निर्णय हैं? या आप भी किसी अदृश्य सामाजिक पटकथा को निभा रहे हैं जिसमें आपकी खुद की कोई भूमिका तय नहीं थी? अगर हाँ, तो अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या करते हैं, सवाल ये है कि आप कौन हैं। अगले अध्याय में ओशो हमें ले चलते हैं उस सबसे उलझे हुए प्रश्न की ओर, Why are men so afraid of emotions, intimacy and vulnerability? जहां हम जानेंगे कि क्यों पुरुष प्रेम से भागता है और कैसे वह भावनाओं से डरता हुआ खुद को ही खो देता है। अध्याय 3, पुरुष भावनाओं से डरता क्यों है? हृदय का खोया हुआ संवाद। जब भी हम एक सच्चे पुरुष की छवि की कल्पना करते हैं, समाज हमारे सामने एक सख्त, मजबूत, निर्णय लेने वाला और भावनाओं से परे खड़ा हुआ चेहरा प्रस्तुत करता है। ऐसा पुरुष न रोता है, न डरता है, न कमजोर पड़ता है। वह युद्ध के लिए बना है, प्रेम के लिए नहीं। ओशो कहते हैं यही सबसे बड़ी त्रासदी है। समाज ने पुरुष को यह सिखाया है कि भावनाएं उसकी कमजोरी हैं और अगर वह रोए, कांपे या प्रेम में टूटे तो वह कमजोर मर्द कहलाएगा। इस डर ने पुरुष को एक ऐसे खोल में बंद कर दिया है जिसमें वह बाहर से मजबूत लेकिन भीतर से बिल्कुल अकेला और असहाय हो चुका है। ओशो कहते हैं कि भावनाएं कोई कमजोरी नहीं है, वे हमारे अस्तित्व का संगीत हैं। लेकिन पुरुष को बचपन से ही भावनाओं को दबाने की ट्रेनिंग दी जाती है। जब एक छोटा बच्चा गिरकर रोता है तो माँ कहती है, मर्द बनो, रोते नहीं। ये वाक्य जितना साधारण लगता है उतना ही खतरनाक है, क्योंकि हर बार जब बच्चा अपनी संवेदनशीलता को प्रकट करना चाहता है और उसे रोका जाता है, वह अपने दिल के दरवाजे थोड़ा और बंद कर लेता है। धीरे धीरे वह भीतर से एक निर्जीव संरचना में बदल जाता है। उसकी आंखें सूख जाती हैं, उसका गला जज्बातों से भरकर भी चुप रहना सीख जाता है। इस दमन का सबसे बड़ा असर पुरुष के प्रेम करने की क्षमता पर पड़ता है, क्योंकि प्रेम में तो टूटना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है, भावनात्मक नग्नता की आवश्यकता होती है, और यही सब पुरुष के लिए सबसे बड़ा भय है। ओशो बताते हैं कि पुरुष सेक्स में जाना चाहता है लेकिन इंटीमेसी से डरता है। वह शरीर का संबंध तो चाहता है पर आत्मा का स्पर्श उसे डरा देता है, क्योंकि आत्मा के स्तर पर जुड़ना मतलब है खुद को खोलना, अपनी असुरक्षाएं उजागर करना और यह स्वीकार करना कि मैं भी अकेला हूँ, मैं भी डरा हुआ हूँ। यह स्वीकार करना, ओशो कहते हैं, आधुनिक पुरुष के लिए सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि समाज ने उसे यही सिखाया है कि उसे हर परिस्थिति में नियंत्रित रहना है, मजबूत बने रहना है। परंतु भीतर का सच कुछ और है। पुरुष भी थकता है, डरता है, टूटता है, लेकिन उसे कोई मंच नहीं मिलता जहां वह इन भावनाओं को बांट सके। ओशो इसे इमोशनल रिप्रेशन कहते हैं, एक ऐसा मानसिक विष जो धीरे धीरे पुरुष को अवसाद, क्रोध और आंतरिक शून्यता की ओर धकेल देता है। ओशो इस अध्याय में भावनात्मक असुरक्षा और पुरुष की सेक्सुअलिटी के बीच के गहरे रिश्ते की भी पड़ताल करते हैं। वे कहते हैं जब कोई पुरुष भीतर से भावनात्मक रूप से खाली होता है तो वह अपनी कमी को सेक्स के माध्यम से भरने की कोशिश करता है, परंतु वह केवल शरीर को छूता है, आत्मा तक पहुंचने की क्षमता नहीं विकसित कर पाता।
क्योंकि वह स्वयं अपनी आत्मा से कटा हुआ होता है। इसी वजह से आधुनिक संबंध इतने अस्थिर, इतने सतही और इतने असंतोषजनक हो गए हैं। मुक्ति की राह क्या है? ओशो कोई आदर्श प्रस्तुत नहीं करते, कोई नीतिपरक रास्ता नहीं बताते। वे केवल ये कहते हैं, फील, सिंपली फील, डोंट जज, डोंट सप्रेस, जस्ट बी विद योर फीलिंग्स। वे पुरुष से आग्रह करते हैं कि वह अपने डर से भागे नहीं। डर को देखना, उसे महसूस करना, यही साहस है। रोना कायरता नहीं है, यह आत्मा की आवाज़ है जो बाहर आना चाहती है। जब पुरुष अपनी भावनाओं से जुड़ता है, वह पहली बार खुद से जुड़ता है। यह अध्याय पुरुष और स्त्री के रिश्तों की भी नई व्याख्या करता है। ओशो कहते हैं, एक संवेदनशील पुरुष ही एक स्त्री को पूरी तरह समझ सकता है और एक गहराई भरा संबंध बना सकता है। जो पुरुष खुद को समझता है, वही स्त्री की भावनात्मक गहराइयों में उतर सकता है, और वहीं से शुरू होती है एक ऐसी प्रेम की यात्रा जो केवल रोमांस नहीं बल्कि आत्मिक मिलन बन जाती है। यहाँ ओशो हमें यह भी याद दिलाते हैं कि समाज बदलने की शुरुआत किसी आंदोलन से नहीं होती। वह शुरुआत होती है जब एक पुरुष भीतर से ईमानदार होकर कह सके, मैं भी भावुक हूँ, और वह अपनी आंखों में आंसू लिए दुनिया के सामने खड़ा हो, बिना शर्म के। ये शर्म नहीं, ये सुंदरता है। क्या आपने कभी बिना डरे किसी के सामने अपने आंसू बहाए हैं? न अभिनय करते हुए, न मजबूरी में, बल्कि इसलिए क्योंकि आप सचमुच टूटे हुए थे। और अगर नहीं, तो क्या आप वास्तव में किसी से जुड़े हैं, या केवल एक भूमिका निभा रहे हैं जिसका नाम है मैं पुरुष हूं? अगले अध्याय में ओशो इसी भावनात्मक टूटन को एक और गहरे प्रश्न से जोड़ते हैं। वाई डू मैन नीड टू कंट्रोल विमेन? क्या यह प्रेम है या भय? क्या यह संबंध है या स्वामित्व? और क्या यह नियंत्रण स्वयं पुरुष के भीतर की कमजोरी का संकेत है? अध्याय 4, पुरुष स्त्री को नियंत्रित क्यों करना चाहता है? शक्ति नहीं, डर की राजनीति। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक क्रांतिकारी वाक्य से करते हैं, जो पुरुष स्वयं से डरा हुआ है वही स्त्री को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। ये बात जितनी सीधी है उतनी ही गहरी है। हमारी सभ्यता की शुरुआत से ही पुरुष ने स्त्री पर अधिकार जमाने की कोशिश की है, कभी धर्म के नाम पर, कभी संस्कृति के नाम पर, कभी सुरक्षा के बहाने और कभी प्रेम की आड़ में। लेकिन ओशो इस व्यवहार की सतह को हटाकर हमें यह दिखाते हैं कि इस पूरी व्यवस्था के पीछे जो मूल कारण है वह है पुरुष का आत्मिक भय। पुरुष क्यों डरता है स्त्री से? ओशो कहते हैं, क्योंकि स्त्री जीवन के अधिक नज़दीक है, वह शरीर से अधिक जुड़ी हुई है, प्रकृति के अधिक करीब है, वह सृजनशील है, सहज है, बहाव में जीती है। पुरुष ने दुनिया में जितनी भी व्यवस्थाएं बनाई हैं, कानून, नैतिकता, धर्म, राज्य, वे सब एक ही कोशिश है, अस्तित्व के इस सहज बहाव को नियंत्रित करना। और चूंकि स्त्री उस सहजता का जीवंत प्रतीक है, उसे भी नियंत्रित करना जरूरी हो गया। ओशो इसे भयभीत मर्दानगी की सत्ता कहते हैं। वह मर्दानगी जो बाहर से बहुत शक्तिशाली दिखती है, तलवार, सत्ता और पैसे के साथ, लेकिन भीतर से बिल्कुल असुरक्षित है। वह जानता है कि अगर स्त्री को पूर्ण आज़ादी मिल गई, अगर उसे अपनी यौनिकता, अपनी अभिव्यक्ति और अपनी चेतना को जीने का अवसर मिल गया, तो वह स्त्री के सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि स्त्री का प्रेम, उसकी गहराई, उसकी सहज ऊर्जा पुरुष के कृत्रिम आभा मंडल को तोड़ सकती है। इसलिए पुरुष ने समाज की सारी संरचना को इस तरह डिजाइन किया कि स्त्री हमेशा संदेह के घेरे में रहे। उसे पवित्रता के कटघरे में खड़ा किया गया, उसकी स्वतंत्रता को मर्यादा का नाम देकर कैद किया गया और उसकी कामुकता को पाप घोषित कर दिया गया। ओशो कहते हैं, ये कोई धार्मिक नैतिकता नहीं, ये सत्ता की राजनीति है। एक ऐसी राजनीति जिसमें पुरुष को यह यकीन दिलाना होता है कि वह स्त्री से श्रेष्ठ है, ताकि वह अपनी खुद की हीनता को छिपा सके। रिश्तों में भी यही मनोविज्ञान काम करता है। कई पुरुष प्रेम को भी कब्जे की तरह जीते हैं। वे अपने साथी से यह नहीं पूछते कि वह क्या महसूस करती है, वे बस तय कर लेना चाहते हैं कि वह उनकी है। ये भावना गहराई से जुड़ने की नहीं होती, यह स्वामित्व की भावना होती है। ओशो पूछते हैं, अगर प्रेम में स्वतंत्रता नहीं है तो वह प्रेम है या गुलामी? क्या किसी को अपने जीवन में इसलिए रखना कि वह हमें प्यार करता है और उसी क्षण उसकी स्वतंत्रता छीन लेना, क्या यह प्रेम हो सकता है? ओशो पुरुषों को एक आईना दिखाते हैं,
कि स्त्री को नियंत्रित करने की आवश्यकता तभी पड़ती है जब आप खुद को संभाल नहीं पा रहे होते। एक सशक्त पुरुष स्त्री को उड़ने देता है क्योंकि उसे अपनी जड़ों का विश्वास होता है। एक प्रेमी पुरुष स्त्री को अपने बराबर खड़ा करता है क्योंकि उसे अपनी पूर्णता का एहसास होता है। नियंत्रण वहां आता है जहां भीतर खोखलापन है। स्त्री को नियंत्रित करने का सबसे व्यापक तरीका है उसके शरीर को नियंत्रित करना। ओशो यहाँ बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि धर्मों ने स्त्री के शरीर को पाप का प्रतीक बना दिया ताकि पुरुष उसकी यौनिकता से डरकर उसे सीमित करे। लेकिन यहीं ओशो एक क्रांतिकारी प्रस्ताव रखते हैं। स्त्री की यौनिकता कोई खतरा नहीं, वह तो दिव्यता का प्रवेश द्वार है। वह पुरुष जो स्त्री के शरीर से डरता है दरअसल अपने ही जीवन स्रोत से कट जाता है, और जब तक वह स्त्री के भीतर छिपे सौंदर्य और शक्ति को संपूर्ण रूप से नहीं स्वीकारता तब तक वह स्वयं भी अधूरा रहता है। ओशो हमें यह बताते हैं कि स्त्री को नियंत्रित करने से पुरुष कभी भी सशक्त नहीं बन सकता। सशक्त वह बनता है जो स्त्री को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करता है, उसकी भावनाओं, उसकी इच्छाओं, उसकी कामुकता और उसकी चेतना के साथ। यह स्वीकार पुरुष को भी भीतर से नर्म बनाता है, और यहीं से शुरू होता है सच्चा संबंध जिसमें न कोई मालिक होता है न दास। केवल दो स्वतंत्र आत्माएं होती हैं जो एक दूसरे के जीवन को पूर्ण बनाती हैं। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि आपके प्रेम में कितना नियंत्रण है और कितनी स्वतंत्रता? क्या आप सच में अपने प्रिय को उड़ता हुआ देख सकते हैं, या आपकी परछाई उसके पंखों पर बोझ बनी हुई है? और अगर नियंत्रण ही प्रेम है तो क्या फिर प्रेम कुछ और नहीं, सिर्फ एक भयभीत आत्मा की सुरक्षा दीवार है? अगले अध्याय में ओशो हमें एक और विस्फोटक प्रश्न की ओर ले जाते हैं। क्या एक आदमी पूरा हो सकता है बिना एक औरत के? क्या पुरुष अपनी पूर्णता केवल अपने भीतर पा सकता है, या स्त्री उसके आत्मिक विकास का अपरिहार्य हिस्सा है? अध्याय 5, क्या पुरुष बिना स्त्री के पूर्ण हो सकता है? अधूरेपन की मौन पुकार पुरुष जीवन भर शक्ति की तलाश में भटकता है, कभी सत्ता में, कभी धन में, कभी उपलब्धियों में। लेकिन ओशो एक चौंकाने वाला प्रश्न उठाते हैं। क्या वह यह सब इसीलिए खोज रहा है क्योंकि भीतर कोई अधूरापन है जिसे वह पहचान नहीं पा रहा? और फिर वे कहते हैं, हाँ, वह अधूरापन वास्तविक है क्योंकि पुरुष अपने भीतर अकेला है, और यह अकेलापन केवल बाहरी सफलता से नहीं भरेगा। उसे उस ऊर्जा की आवश्यकता है जो स्त्री के रूप में उसके जीवन में आती है, न सिर्फ एक साथी के रूप में बल्कि एक पूरक शक्ति के रूप में। ओशो के अनुसार स्त्री और पुरुष दो विपरीत ध्रुव नहीं हैं, वे एक ही अस्तित्व के दो पूरक पहलू हैं। पुरुष का स्वभाव सीधा, तर्कसंगत, आक्रामक और बाहर की ओर केंद्रित होता है, जबकि स्त्री का स्वभाव वृत्ताकार, भावनात्मक, ग्रहणशील और भीतर की ओर जाने वाला होता है। जीवन की पूर्णता तभी संभव है जब ये दोनों शक्तियां संतुलन में आएं। जब पुरुष स्त्री से सिर्फ शारीरिक या भावनात्मक संबंध नहीं बनाता बल्कि उसे भीतर उतरने का एक माध्यम बनाता है, तब वह धीरे धीरे अपने ही भीतर छुपी हुई स्त्री ऊर्जा से भी संपर्क करने लगता है। ओशो के लिए यह विषय केवल संबंधों की बात नहीं है, ये ध्यान की, आत्मा की और जागृति की बात है। वे कहते हैं कि जब पुरुष केवल पुरुष बना रहता है तब वह कठोर हो जाता है, सूखा हो जाता है। उसमें कोमलता, संवेदना और अंतर्मुखी दृष्टि नहीं बचती। लेकिन जब वह प्रेम करता है, जब वह स्त्री की ऊर्जा को सच में स्वीकार करता है, तब वह स्वयं के भीतर से एक नया जन्म लेता है। वह अपने भीतर की स्त्री को पहचानना शुरू करता है जो करुणा, मौन और रचनात्मकता की ऊर्जा है। यहाँ ओशो ताओ की अवधारणा का उदाहरण देते हैं, यिन एंड यांग, जो पुरुष और स्त्री की संतुलित शक्तियों का प्रतीक है। वे कहते हैं, हर पुरुष के भीतर एक स्त्री छिपी है और हर स्त्री के भीतर एक पुरुष। जब तक तुम इन दोनों को पहचान नहीं लेते, तुम भीतर ही भीतर संघर्ष में रहोगे। इस संघर्ष का ही परिणाम है पुरुष का तनाव, उसका आक्रोश, उसकी बेचैनी, उसका घाव। ये वह पीड़ा है जो वह स्वयं भी नहीं समझ पाता, बस बाहर के शोर में डुबो देता है। लेकिन इस स्वीकार की राह कठिन है। ओशो स्वीकार करते हैं कि पुरुष का अहंकार बहुत गहरा है। वह यह मानने को तैयार नहीं होता कि उसे किसी की जरूरत है, खासकर उस स्त्री की जिसे वह सदियों से या तो देवी मानता रहा है या दासी।
लेकिन ओशो यह चुनौती रखते हैं कि अगर पुरुष सचमुच मुक्त होना चाहता है, सचमुच पूर्ण होना चाहता है, तो उसे इस द्वैत से गुजरना पड़ेगा। उसे स्त्री को अपने जीवन में केवल एक साथी की तरह नहीं, एक दर्शन की तरह, एक दर्पण की तरह स्वीकार करना होगा। यहाँ वे एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, द वुमन इज नॉट द गोल, शी इज द डोर। स्त्री कोई अंतिम मंजिल नहीं है, वह उस गहराई तक पहुंचने का द्वार है जहां पुरुष अपनी पूर्णता पा सकता है। लेकिन वह द्वार तभी खुलता है जब पुरुष अपने भीतर के भय, संकोच और वर्चस्व की दीवारें तोड़ देता है। ओशो इस अध्याय में एक भावनात्मक दृष्टांत भी साझा करते हैं, एक साधु की कहानी जो जंगल में ध्यान करता है और स्त्रियों से दूरी बनाता है। वह सोचता है कि यही संन्यास है, लेकिन एक दिन वह गहराई से टूटता है। उसे एहसास होता है कि उसने जीवन के एक पक्ष को खारिज करके अपने भीतर ही एक युद्ध खड़ा कर दिया है। तब जाकर वह स्त्री के अस्तित्व को एक बाधा नहीं, बल्कि एक संभावनात्मक सेतु के रूप में देख पाता है, और वहीं से उसकी असली साधना शुरू होती है। ओशो हमें यह बताना चाहते हैं कि पुरुष केवल तभी संपूर्ण हो सकता है जब वह भीतर के दोनों पक्षों को पहचान ले, आक्रामकता और करुणा, तर्क और संवेदना, बल और प्रेम। और यह संतुलन केवल स्त्री की उपस्थिति से ही नहीं आता, बल्कि उस उपस्थिति की स्वीकृति से आता है। जब पुरुष स्त्री को स्वतंत्रता के साथ अपनाता है, न कि गुलामी के साथ, तभी वह स्वयं को भी आजाद करता है। क्या आपने कभी अपनी ही आत्मा में छुपी स्त्री को देखा है? और क्या आप तैयार हैं उस ऊर्जा को अपनाने के लिए जिसे आपने कमजोरी समझकर जीवन भर दबाया है? या आप अब भी किसी और के नियंत्रण में नहीं, बल्कि अपने ही अधूरे पुरुषत्व के कैदी हैं? अगले अध्याय में ओशो एक और ज्वलंत विषय उठाते हैं, Why is man so obsessed with proving himself? क्या पुरुष की सारी दौड़, सारी प्रतिस्पर्धा और संघर्ष सिर्फ इस एक सवाल का जवाब है, मैं कौन हूं? और क्या यह उत्तर उसे बाहर मिलेगा या भीतर? अध्याय 6, खुद को साबित करने की जिद। अस्तित्व के असुरक्षित धरातल पर खड़ी मर्दानगी ओशो पूछते हैं, पुरुष को आखिर किससे यह लगातार साबित करना है कि वह पुरुष है? वह यह क्यों चाहता है कि लोग उसे सफल, शक्तिशाली, योग्य और श्रेष्ठ कहें? क्यों वह हमेशा एक दौड़ में लगा रहता है, कभी धन की, कभी पद की, कभी सम्मान की और कभी प्रेम में जीतने की? ओशो कहते हैं, इसका उत्तर एक गहरे मनोवैज्ञानिक सत्य में छिपा है, क्योंकि पुरुष जन्म से ही स्वयं को असुरक्षित अनुभव करता है। यह असुरक्षा जैविक नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक कंडीशनिंग का परिणाम है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, समाज उसे मर्द बनाने की प्रक्रिया में डाल देता है। उसे सिखाया जाता है, रोना नहीं, हार मानना नहीं, भावनाएं दिखाना कमजोरी है और सबसे आगे रहना ही सफलता है। परिणाम स्वरूप पुरुष का पूरा व्यक्तित्व एक नकली आत्म छवि पर बनता है, जिसे हर हाल में बचाना, दिखाना और साबित करना होता है। ये साबित करने की जरूरत भीतर की रिक्तता से आती है। ओशो के शब्दों में, जब भीतर कुछ नहीं होता, तब आदमी बाहर बहुत कुछ दिखाना चाहता है। वह डिग्री से, ब्रांड से, रिश्तों से, उपलब्धियों से अपनी योग्यता को परिभाषित करने की कोशिश करता है। लेकिन यह एक अंतहीन खेल है, क्योंकि हर उपलब्धि के बाद भी भीतर की शून्यता जस की तस बनी रहती है। ओशो इसे अहंकार केंद्रित मर्दानगी कहते हैं। वह मर्दानगी जो अपने चारों ओर अहंकार की दीवार खड़ी करके स्वयं को विजेता साबित करने की कोशिश करती है। लेकिन ओशो चेतावनी देते हैं, अहंकार नहीं बल्कि ताकत नहीं है, इट इज़ अ कॉम्पेंसेशन फॉर इनर वीकनेस। जब पुरुष अपनी कमजोरी स्वीकार नहीं कर पाता, तब वह शक्तिशाली दिखने की कोशिश करता है, और यही प्रयास उसके भीतर एक गहरा तनाव और संघर्ष पैदा करता है। यह अध्याय उन पुरुषों के लिए भी आंखें खोलने वाला है जो अपनी महत्वाकांक्षा को ध्यान और आध्यात्मिकता के साथ ढकने की कोशिश करते हैं। ओशो बड़ी ईमानदारी से कहते हैं, ध्यान भी तब तक अहंकार का हिस्सा बन जाता है जब उसका उद्देश्य खुद को दूसरों से बेहतर साबित करना हो। यानी, मैं तुमसे ज्यादा जागरूक हूँ, मैं तुमसे अधिक इवॉल्व्ड हूँ, ये भी उसी ईगो ट्रिप का हिस्सा है। ओशो यहाँ पर एक बहुत प्रभावशाली उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, एक फूल को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती, वह बस खिला होता है और उसकी खुशबू स्वयं सिद्ध होती है। इसी तरह जब व्यक्ति भीतर से पूर्ण होता है,
तब उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तब उसका मौन भी उसकी उपस्थिति बन जाता है। ओशो पुरुषों को आमंत्रण देते हैं, खुद को साबित करने की जगह खुद को जानो। ये अंतर बहुत महीन है, लेकिन जीवन को बदल सकता है। साबित करने में तनाव है, प्रतियोगिता है, थकावट है। जानने में शांति है, सहजता है, प्रेम है। साबित करने के लिए पुरुष को दूसरे की तुलना में बड़ा बनना होता है। जानने के लिए उसे खुद के भीतर उतरना होता है, जहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, केवल साक्षी भाव है। पुरुष का यह आंतरिक युद्ध, स्वयं को प्रमाणित करने की आवश्यकता, उसके रिश्तों को भी प्रभावित करता है। वह अपने जीवन साथी से भी वही मांग करता है, मुझे सही साबित करो, मेरी श्रेष्ठता को मानो। और जब ऐसा नहीं होता तो रिश्तों में संघर्ष, ईर्ष्या और अलगाव जन्म लेता है। ओशो कहते हैं, जब तक पुरुष स्वयं से शांति नहीं बनाता, वह दूसरों से शांति की उम्मीद नहीं कर सकता। यह अध्याय केवल एक चेतावनी नहीं, एक निमंत्रण है, एक ऐसी पुरुषता की ओर जो असली है, सच्ची है, जो न प्रमाणित होती है न प्रचारित, बल्कि भीतर से उगती है जैसे सूर्य की किरणें। यह अध्याय कहता है, वास्तविक हो न कि विशेष। विलक्षण बनने की दौड़ में अपनी सच्चाई खोने से बेहतर है साधारण लेकिन प्रामाणिक होना। क्या आपने कभी खुद से यह पूछा है कि आप जो भी कर रहे हैं वह अपनी आत्मा की पुकार पर है या दुनिया को दिखाने के लिए? क्या आपका सफल होना आपकी स्वीकृति पाने की बेचैनी का नकाब है? और क्या आप वह हैं जो वास्तव में जीना चाहते हैं या बस वह जो प्रूव करना चाहते हैं? अगले अध्याय में ओशो एक और रहस्यमयी सवाल को खोलते हैं, एक आदमी में सच्ची बहादुरी क्या है? क्या साहस सिर्फ लड़ाई लड़ने में है या अपनी ही कमजोरी को आंखों में देखने में? अध्याय 7, साहस डर को छुपाने का नहीं, उसे अपनाने का नाम। जब भी हम साहसी पुरुष की कल्पना करते हैं तो हमारे दिमाग में एक योद्धा, सैनिक, नेता या जोखिम उठाने वाला व्यक्ति आता है। साहस को आमतौर पर बाहरी परिस्थितियों से जूझने, हार न मानने और दूसरों को परास्त करने की क्षमता के रूप में देखा जाता है। लेकिन ओशो इस धारणा को उलट देते हैं। वे कहते हैं, द ग्रेटेस्ट करेज इज टू बी वल्नरेबल। असली साहस बाहर के युद्ध में नहीं, अपने भीतर की लड़ाइयों को देखने, समझने और स्वीकारने में होता है। पुरुष को बचपन से सिखाया जाता है, डर मत दिखाओ, आंसू मत बहाओ, कमजोर मत बनो। लेकिन ओशो सवाल उठाते हैं, क्या जो अपने डर को छुपाता है वह साहसी है, या जो अपने डर को समझता है, स्वीकार करता है और उसी के बीच से गुजरता है, वही सच्चा वीर है? ओशो के अनुसार समाज ने पुरुष को एक नकली छवि ओढ़ा दी है, द माचो मैन की छवि, जो हमेशा मजबूत रहता है, जो कभी नहीं टूटता, जो कभी नहीं डगमगाता। लेकिन यह छवि इतनी कृत्रिम है कि इसके नीचे असली इंसान दम घुटकर जीता है। दिस इमेज इज अ प्रिजन, ओशो कहते हैं, और साहस है इस छवि को तोड़कर बाहर आना। साहस का मतलब है अपनी असुरक्षाओं को देखना, अपनी भावनाओं को महसूस करना, अपने डर को नाम देना और फिर भी उनसे भागे बिना उनके साथ खड़ा रहना। ओशो कहते हैं कि एक साधारण पुरुष जो रात को अपने अकेलेपन को महसूस करता है और फिर भी उससे बचने की बजाय उसे आत्मा की पुकार समझता है, वह एक योद्धा है। वहीं जो आदमी अपने भीतर के डर को दबाने के लिए शराब, सेक्स, हिंसा या सत्ता का सहारा लेता है, वह कायर है, भले ही बाहर से शेर की तरह दिखे। यह अध्याय आत्मा की गहराइयों में उतरने का निमंत्रण है। ओशो कहते हैं, फियर इज नॉट टू बी अवॉइडेड, इट इज टू बी पास थ्रू। डर एक पुल है जो हमें हमारी गहराई तक ले जाता है, लेकिन पुरुष अक्सर डर से लड़ता है या भागता है, क्योंकि उसे कभी यह सिखाया ही नहीं गया कि डरना भी एक मानवीय अनुभव है और इसमें कोई शर्म नहीं। ओशो यहाँ एक भावनात्मक दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं, एक शिष्य की कहानी जो हर बार ध्यान में बैठते हुए डर से कांप उठता था। वह गुरु के पास जाता है और कहता है, मैं साहसी बनना चाहता हूँ, पर यह डर पीछा नहीं छोड़ता। गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, डर को मत भगाओ, उसे आमंत्रित करो, उसे देखो, उसे महसूस करो। तब तुम जानोगे कि डर तुम नहीं हो, डर एक बादल है, तुम आकाश हो। यह एहसास ही सच्चा साहस है, जब तुम अपने डर से लड़ना बंद करते हो और उसे एक साक्षी की तरह देखते हो। ओशो यह भी स्पष्ट करते हैं कि भावनात्मक खुलापन, रोने की क्षमता, क्षमा करना, ये सब पुरुष के साहसी होने की निशानियां हैं, न कि उसकी कमजोरी।
जो पुरुष अपनी प्रेमिका या पत्नी के सामने रोने से नहीं डरता, वह साहसी है। जो पिता अपने बच्चे को गले लगाकर अपनी असफलता स्वीकार कर पाता है, वह वीर है। पुरुषत्व की यह नई परिभाषा, जहां साहस आत्म स्वीकृति बन जाता है, ओशो की शिक्षाओं की आत्मा है। वे पुरुषों से यह आग्रह करते हैं कि अगर वे सचमुच वीर बनना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले अपने भीतर के भय, आक्रोश, ईर्ष्या और अधूरेपन को गहराई से देखना होगा और उसे अपनाना होगा। क्या आपने कभी अपने भीतर उस डर को गहराई से देखा है जिसे आप वर्षों से छुपाते आ रहे हैं? क्या आप साहसी कहलाने की जगह सचमुच साहसी बनना चाहते हैं? और अगर हाँ, तो क्या आप उस सत्य से आंख मिलाने को तैयार हैं जो आपके भीतर छिपा बैठा है, मौन में इंतजार करता हुआ? अगले अध्याय में ओशो एक और अनसुनी सच्चाई को सामने लाते हैं। Why is man afraid of intimacy? पुरुष जब प्रेम चाहता है तो उससे भागता क्यों है? वह जब जुड़ना चाहता है तो दूरी क्यों बनाता है? अध्याय 8, निकटता का भय। जब प्रेम सामने आता है, पुरुष पीछे क्यों हट जाता है? ओशो पूछते हैं, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई व्यक्ति आपको सच्चे प्रेम से देखता है तो आपके भीतर कुछ डर उठता है? क्यों? उसकी नज़रों में कोई मांग नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, फिर भी एक बेचैनी, एक घबराहट। और पुरुष इस भय से सबसे अधिक प्रभावित होता है। इसका कारण गहरा है। ओशो कहते हैं, इंटीमेसी इज डेंजरस बिकॉज इट मेक्स यू ट्रांसपेरेंट। निकटता यानी आप अपना चेहरा नहीं छुपा सकते। सामने वाला आपको उसी रूप में देखता है जैसे आप भीतर से हैं, नकाबों के बिना, मुखौटों के बिना। और यही वह जगह है जहां पुरुष डरने लगता है, क्योंकि उसका संपूर्ण व्यक्तित्व, संपूर्ण सामाजिक मर्दानगी इसी नकाब पर आधारित है। जब कोई महिला या साथी पुरुष के सामने निःशर्त प्रेम के साथ आता है, तब वह उसे केवल प्रेम नहीं देता, बल्कि उसके भीतर के दबे हुए डर, शर्म, अधूरेपन और भावनात्मक घावों को उजागर कर देता है। और पुरुष इसके लिए तैयार नहीं होता। इंटीमेसी एक्सपोजेस, और जो पूरी जिंदगी स्ट्रांग दिखने में लगा हो, उसके लिए यह खुलापन असहनीय होता है। ओशो बताते हैं कि पुरुष का प्रेम अक्सर सेफ जोन्स में रहता है, जहां वह नियंत्रित कर सके, प्रभुत्व रख सके और अपनी सीमाओं में रहकर प्रेम को हैंडल कर सके। लेकिन सच्चा प्रेम नियंत्रण नहीं चाहता, वह समर्पण चाहता है। एंड मैन हैज नॉट बीन टॉट टू सरेंडर। पुरुष को हारने से डर लगता है और प्रेम में हारना ही पड़ता है। हार का मतलब है अपने अहंकार को छोड़ देना, अपने आंसुओं को बहने देना, अपनी ज़रूरतों को स्वीकारना। और यह पुरुष की कंडीशनिंग के एकदम विरुद्ध है। इसलिए जब कोई रिश्ता बहुत करीब आ जाता है, जब भावनात्मक नग्नता की ज़रूरत पड़ती है, तो पुरुष या तो विथड्रॉल करने लगता है या गुस्से, चुप्पी या सेक्स जैसी सुपरफिशियल चीज़ों में शरण लेता है। ओशो कहते हैं, बिकॉज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग सीन। यहाँ ओशो एक गहरी बात कहते हैं। जब पुरुष को कोई सचमुच प्रेम करता है, तब वह सोचता है, क्या मैं उस प्रेम के योग्य हूँ? ये आत्मसंशय, ये गहराई का सामना उसे असहज कर देता है। इसलिए वह बाहर चले जाना चाहता है, काम में, दोस्तों में, तर्कों में या कभी कभी दूसरी औरतों में। लेकिन यह भागना केवल उस सच्चाई से है जिसे प्रेम ने उजागर कर दिया है। ओशो इस भय का समाधान प्रेम से ही देते हैं। वे कहते हैं, पुरुष को सिखाने की जरूरत है कि प्रेम में गिरना उसका अंत नहीं है, वह तो आरंभ है। जो व्यक्ति प्रेम की गहराइयों से नहीं गुजरा, वह अधूरा है। वह कभी जीवन की पूर्णता को नहीं जान पाएगा। इसलिए यह अध्याय पुरुषों को आमंत्रण देता है कि वे प्रेम को साहस की तरह देखें, एक तपस्या की तरह, जहां वे स्वयं के सबसे असुरक्षित रूप को भी प्रेम में समर्पित कर सकें। ओशो यह भी कहते हैं कि यह डर केवल पुरुष का नहीं, पूरी मानवता का है। लेकिन पुरुष इससे अधिक ग्रस्त है, क्योंकि उसका सामाजिक गठन ही भावनाओं से कटने पर आधारित है। द ट्रेजेडी इज दैट मैन हैज बीन टॉट टू बिल्ड वॉल्स व्हाइल लव आस्क्स हिम टू ओपन विंडोज। क्या आप सच में चाहेंगे कि कोई आपको पूरी तरह से देखे, आपकी कमजोरियों के साथ, आपके डर के साथ, आपकी असलियत के साथ? और अगर हाँ, तो क्या आप भी दूसरों को वैसी ही जगह देने को तैयार हैं? क्या आप प्रेम को युद्ध नहीं, ध्यान की तरह देख सकते हैं, जहां कोई जीतता नहीं, दोनों पिघलते हैं? द बुक ऑफ मैन केवल पुरुष के बारे में नहीं है, ये उस मनुष्य की खोज है जो सदियों की धूल और शोर में
अपने असली स्वरूप को खो बैठा है। ओशो इस पुस्तक के माध्यम से पुरुषों को यह याद दिलाते हैं कि उन्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं, केवल स्वयं को जानने की आवश्यकता है। मर्दानगी कोई उपलब्धि नहीं, वह सहजता है। वह तब जन्म लेती है जब पुरुष जीवन के प्रति ईमानदार होता है, जब वह अपनी संवेदनाओं से भागता नहीं, जब वह प्रेम और मौन दोनों को अपने भीतर स्थान देता है। यह पुस्तक हर पुरुष से कहती है, अब समय आ गया है कि तुम अपनी नकली ताकतों को छोड़ो और उस असली शक्ति को अपनाओ जो स्वीकार से आती है, करुणा से आती है और अंततः मौन से आती है। अगर ये शब्द आपके भीतर कुछ हिला गए हों, तो अगली बार जब आप अकेले हों, एक बार खुद से जरूर पूछिए, क्या मैं वही जीवन जी रहा हूं जिसे मैं भीतर से जीना चाहता हूं, या वही जो मुझसे अपेक्षित है? यही वह सवाल है जहां से द बुक ऑफ मैन की असली यात्रा शुरू होती है।